हेलो। हाँ जी। रहने दे भले, चले जा थोड़ी देर के लिए बस। बैठ जा फिर। अभिषेक जी ऑनलाइन आ चुके हैं। अभिषेक जी जय माता दी लिख दो चैट पे। ओ किटी पार्टी। ऐसे बैठने का। ऐसे ऐसे बैठने का सीधे। शुरू करें अंताक्षरी। लेकर प्रभु का नाम। बेटा जी यहाँ तक समझ में आया था कल। आप लोगों ने रिवाइज करने का कष्ट किया था घर में। यार हिमानी, मेरे को एक बात बता। तू इतनी कामचोर कब से बन गई है? मेरे को एक बात बता। होमवर्क भी नहीं करूं, रिवाइज भी नहीं करूं, क्या हो गया बेटा? कुछ परेशानी जीवन में? और ये दोनों तीनों भी तेरे जैसी हो गई है। अच्छा, अभी ये अभिषेक तो आया हुआ है। ये क्या कर लिया? अच्छा, एक और अभिषेक था, ये क्या कर लिया तूने? होमवर्क कर लिया? अरे मेहरबानी आपकी। नहीं, कल वाला कर लिया मतलब, ये बता रही है वो। चलिए। ये बच्चे जो है वो ऑनलाइन भी नहीं आए। यहाँ नहीं आए, कम से कम ऑनलाइन तो आ जाते। मुझे एक बात बताओ, कल अपन ने मेरिट्स पढ़े थे। मेरिट्स मतलब कि उनकी अच्छी अच्छी बातें। उनमें लाख बुराइयां हो लेकिन कुछ अच्छी बातें भी तो है ना। तो उनमें कुछ मेरिट्स भी है, क्यों कपिल? है ना? तो मैं मेरिट्स पढ़ाने वाला हूँ। मेरिट्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्विक डिसीजन मेकिंग। कौन अपने मधुर मधुर शब्दों से ये बताना चाहेगा कि क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तू मत बता। अच्छे से बता ना बेटा, मतलब क्या क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। प्रॉम्प्ट डिसीजन, थोड़े कीवर्ड के साथ याद रखेंगे अपन, थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तुरंत। मतलब जैसे मैगी तुरंत बन जाती है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। प्रॉम्प्ट डिसीजन मतलब कि अगर मैंने कोई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी और की भी नहीं सुनता, खुद की भी नहीं सुनता। मतलब कि प्रॉम्प्ट, तुरंत डिसीजन मेकिंग करूंगा। और मुझे किसी से सलाह वलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है। और इससे क्या होगा? मैं टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी कर पाऊंगा। मतलब कि उस पर्टिकुलर मेले में 2 दिन बचे हुए हैं, फटाफट जा करके दुकान लगा लेता हूँ। 2 दिन दुकान लगा करके अपना प्रॉफिट कमा करके आ जाता हूँ। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मुझे दिवाली में पटाखे बेचने हैं। जैसे जेठालाल की अपनी एक दुकान है। तो नट्टू काका उसको स्कीमें बताते रहते हैं ना, सेठ जी आप क्या करो, दिवाली में एक मोबाइल के साथ एक फुलझड़ी फ्री दे दो। तो जेठालाल को किसी से पूछना थोड़ी पड़ेगा। जेठालाल को किसी को फोन लगा के थोड़ी पूछना है कि मैं ये स्कीम लॉन्च करूं या ना करूं। वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है, जो करना चाहे कर सकता है। महा लाइफ महा रूल्स। माय लाइफ भी नहीं बोलते हैं ना उसको। माय लाइफ माय रूल्स, मतलब माय दुकान माय रूल्स। क्या पहली चीज क्लियर हुई क्या? क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है, किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता है। टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। प्रॉम्प्ट डिसीजन होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ता है। टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। याद हुआ? बहुत बढ़िया। सेकंड वाला, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि मेरी बातें किसी और को पता न लग जाए, दीवारों के भी कान होते हैं। यानी कि मुझे मेरी दुकान के जो डिसीजन है उनको सीक्रेट रखना पड़ेगा। कीप इट सीक्रेट अंटिल इट्स परमानेंट। मतलब कि मुझे क्या करना है भैया? कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्रेसी मेंटेन रखने का। और हम तो बाउंड भी नहीं है कि हमारे अकाउंट्स किसी और को सबमिट करें। यहां मैंने किसका एग्जांपल लिया था? कंपनीज एक्ट का। मैंने आपको थोड़ा ज्ञान दिया था कि अपन सबसे पहले अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट करवाने को क्या बोलते थे कपिल जी? अरे कपिल से पूछ रहा हूँ। गदाधारी भीम, थोड़ा शांत हुआ कर तू, जिससे पूछूं। सुनो मेरी बात। ऑडिट का मतलब क्या होता था? चेक करना। तो सीए से चेक करवा के हमको कंपनीज एक्ट को देना पड़ता था, ऐसे एमसीए की साइट पे देना पड़ता था ना। लेकिन एक सोल प्रोप्राइटर को तो अपने अकाउंट्स किसी को भी नहीं देने पड़ते। मतलब मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो ही नहीं सकती। क्या बात समझ में आई क्या? तो दूसरी
मेरिट क्या होगी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या थे, कीप इट्स बिजनेस ऑपरेशन डिसीजन कॉन्फिडेंशियल, और मैं बाउंड नहीं हूं अपने अकाउंट्स किसी को सबमिट करने के लिए, ऐसे याद रखेंगे, मैं बाउंड नहीं हूं अपने अकाउंट्स किसी को सबमिट करने के लिए। उसके बाद थर्ड वाला है डायरेक्ट इंसेंटिव। भाई अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो डायरेक्ट इंसेंटिव मुझे ही मिलना चाहिए ना। मतलब कि अगर मैंने अपने बिजनेस में पूरा का पूरा रिस्क लिया है, दुख में तो सब साथ देते हैं, सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में कोई भी नहीं आता ना। तो अगर उसको लॉस हो रहा है, बेचारा दुखी है, तो जब दुखी है जब तो कोई भी नहीं आ रहा है पूछने के लिए कि बेटा तू कैसा है, लेकिन जब उसके पास पता चल गया कि अरे इसके पास तो प्रॉपर्टी है, तो फिर सारे मामा चाचा ताऊ सब आएंगे उसके पास, अरे बेटा खाना खाया क्या तूने, ऐसे ही तो होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो फिर वो क्या बोलेगा, भाई जब लॉस में मैं अकेला खड़ा था तो प्रॉफिट में भी अकेले ही खड़ा रहूंगा ना। अगर नुकसान में दुख में मेरे साथ कोई नहीं था, मैं और मेरी तन्हाई थी, तो जब मेरे जीवन में खुशियां आई है तो खुशियां भी अकेले एंजॉय करूंगा ना। मतलब कि अगर लॉस में कोई साथ नहीं है तो प्रॉफिट भी अकेला ही एंजॉय करूंगा। मतलब कि पूरा इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, फायदा मुनाफा पूरा मुझे ही मिलेगा। रीप का मतलब क्या होता था, किसी चीज से पूरा का पूरा चीज निकालना, जैसे अपन बोलते हैं ना, गन्ने गन्ने के जूस में मशीन में जब गन्ना डालते हैं तो जब तक पूरा रस नहीं निकल जाता उसको वो मशीन में वो डालता ही रहता है, मतलब पूरा का पूरा जूस वो रीप करना चाहता है गन्ने से। सिमिलरली पूरा का पूरा प्रॉफिट में ही रीप करके अपने घर लेकर के जाऊंगा, सारे बेनिफिट मेरे ही होंगे। क्या तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या पूरी जनता को? चौथा मैंने बोला एक ना अंदर से सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आ, जल्दी आओ, कहाँ चले गए थे तुम लोग? बहुत जरूरी है मैगी खाना, पढ़ाई से ज्यादा, बोल दे हाँ। हाँ भूख कैसे लग रही थी, बैठ जा, इसके साथ मत रिया कर तू, तू भी गुंडी बनती जा रही है धीरे धीरे। हाँ जी, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है अगर मैं खुद के दम पे कुछ करूंगा ना तो अंदर से ऐसा लगता है कि यार जीवन में कुछ उखाड़ा है। जैसे अगर अगर जैसे होता है ना कि अरे ये मेरे दम पे हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। सिमिलरली अगर वो एमडीएच वाले जो ताऊ जी है वो साइकिल पे ऐसे मसाला बेच रहे थे और अब इतनी बड़ी कंपनी खोल ली, तो वो क्या बोलेंगे, अरे मैंने ही तो किया है सब कुछ। तो ये क्या होता है, एक अंदर से पर्सनल सेटिस्फेक्शन आता है जब हम खुद के लिए कोई काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद लास्ट वाला जो हमने पढ़ा ना वो सिंपल था, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजीली हम खोल सकते हैं, इजीली हम उसको बंद कर सकते हैं। मतलब के लीस्ट रेगुलेटेड, लीस्ट रेगुलेटेड कौन समझाना चाहेगा? लीस्ट रेगुलेटेड अपनी यह समझाएगी हिमानी। बेटा एक चुप हो जाए, बेटा लीस्ट रेगुलेटेड हिमानी समझा तो। अरे कौन टेनिस खेल के आ रहा है क्या? बैठ। हाँ बेटा हिमानी बता। मेरे को ना आप पे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा आप तेरे पे। एक बात बताओ ऑनेस्टली, लीस्ट रेगुलेटेड कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक दो। तो अभिषेक तू तो आया ही नहीं था। लीस्ट रेगुलेटेड फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने ना दो बच्चों का एग्जाम्पल लिया था, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं आप रहने दीजिए सर। हाँ कपिल और अय्यर का एग्जाम्पल लिया था, सुनो। ये जो कपिल था ना, कपिल, ये बेचारा बहुत ज्यादा दुखी था। वो बोलते ना पहले मैं बहुत ज्यादा दुखी था, फिर मैंने ये वाली मशीन को यूज किया, अब मेरा मोटापा कम हो गया है। तो पहले कपिल बहुत ज्यादा दुखी था। तो कपिल जो है क्यों दुखी था, क्योंकि उसके घर वाले ना बहुत ज्यादा उस पे रूल्स लगाते थे। रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि कपिल बेटा किसी लड़की से बात मत करना, अगर तेरे फोन में दो दिल लगा करके लाल वाला दिल अगर किसी लड़की के नाम में आ गया तो हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। या फिर तू जो है वो 10 बजे बाद घर से बाहर नहीं जा सकता। तू जो है वो कुछ भी आप इतनी बंदिश लगा रहे हैं कि बेटा तू जो है वो अपना फोन हमेशा ऑन रखेगा, अगर तूने हमारा एक भी फोन नहीं उठाया तो तेको हम छड़ी से पीटेंगे। मतलब समथिंग समथिंग उस पे क्या है, बेचारे पे बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। लीस्ट मतलब ये क्या है। और हाँ इसको एक और चीज बोल रखी है कि बेटा लव मैरिज नहीं करेगा, हमारी पसंद की ही लड़की से तुझे शादी करनी पड़ेगी। मतलब कि कपिल पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगती है।
लेकिन अगर हम अय्यर की बात करें, हमारा पायरा अय्यर, इसका रियल नेम ही नहीं पता चला मेरे को अभी तक। जो अय्यर है ना, अय्यर, अय्यर जो है उसके घर वाले बोलते हैं, अय्यर बेटा तू तो जा, तेरे को जहां जाना है जा, तू भले 12-1 बजे तक घर पे मत क्या हो गया, 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हो मेरी क्लास में, शर्म आनी चाहिए तुमको। फोन, फोन रख दो, फोन रख दो, कितनी काम की चीज हो बाद में। इधर देखो, अय्यर जो है उसको उसके घर वालों ने बोला बेटा तेरे को जहां जाना है जा, 12-1 बजे तक तू आराम से, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि तू पूरी रात बाहर रहे, 2 बजे के पहले पहले तो आ ही जाना ना बेटा। 2 बजे के पहले पहले ऐसी कौन सी पार्टी में जा रहा है कि 2 बजे तक तेरी पार्टी चल रही है, 2 बजे के पहले पहले आ जाना। प्लस बेटा शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी समाज की लड़की से करना, गैर समाज की मत लेकर के आ जाना। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या अय्यर के ऊपर बिल्कुल भी रेगुलेशन नहीं है क्या? मतलब क्या अय्यर पे बिल्कुल भी रूल अप्लाई नहीं होते क्या? कुछ तो होते हैं ना, कम होते हैं, लेकिन होते तो हैं। इसका एक और एग्जांपल, कपिल की जो शादी हो गई है, तो कपिल की जो बीवी है वो ज्यादा बंदिशें लगाती है कपिल पे, कि ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो, ज्यादा मुस्कुराते हुए घर में क्यों आ रहे हो, मोबाइल देखते देखते इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। या फिर कपिल को बहुत ज्यादा शक करती है कि वो तुम्हारी वो तो फ्रेंड के साथ तुमने फोटो क्यों डाला, डिलीट करो। मतलब कपिल पे बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाती है, लेकिन अय्यर की जो वाइफ है ना, वो इतना, बबीता जी इतना रेगुलेशन नहीं लगाती। वो बोलती है अय्यर तुम जो है तुम जाओ आराम से, फीमेल फ्रेंड्स के जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी कि वो अफेयर करके आ जाएगा। मतलब कि रेगुलेटेड तो है, लेकिन थोड़ा कम रेगुलेटेड है। मतलब कि कपिल बेचारा मोस्ट रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, उस पे बहुत ज्यादा नियम कानून कायदे लगते हैं, लेकिन अय्यर क्या है, लीस्ट रेगुलेटेड। लीस्ट रेगुलेटेड का मतलब है कि मेरे ऊपर रूल लगते तो हैं, लेकिन कम रूल लगते हैं। अब अगर मैं इसको अय्यर और कपिल से थोड़ा जीवन में आगे बढ़ूं, और मैं बोलूं कि जो कंपनी है, कंपनी, कंपनी में तो बहुत सारे रूल लगते हैं। अब आप बोलोगे कौन कौन से रूल, आगे पढ़ाएंगे ना कंपनी में, लेकिन आप बस इतना सोचो कि कंपनी में ना बहुत ज्यादा रूल लगते हैं। कंपनी को ना कुछ भी करना होता है ना, तो पहले सरकार की परमिशन लो, ना आरओसी की परमिशन लो, ना कंपनीज एक्ट में फॉर्म फाइल करो, बहुत सारे झंझट होते हैं। मीटिंग्स, उनको मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करवानी पड़ती है, कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, सोल प्रोप्राइटर, उसको ना इतना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सोल प्रोप्राइटर जो है उस पर रूल्स लगते तो हैं, लेकिन बहुत थोड़े बहुत रूल लगते हैं। अब क्या लीस्ट रेगुलेटेड समझ में आया क्या? बेटा हिमानी क्या होता है लीस्ट रेगुलेटेड? कम, कम रूल लगते हैं। थैंक यू। अब सुनो, उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत मिनिमल, मिनिमल का मतलब होता है बहुत थोड़ी सी, बहुत छटाक भर सी मिनिमल रिक्वायरमेंट लगती है, ज्यादा कुछ नहीं लगती है। और स्टार्ट भी इजी से कर सकता हूँ, क्लोज भी इजीली कर सकता हूँ, ज्यादा बंदिशें नहीं है। जब चाहे जब शुरू किया, जब चाहे जब खत्म कर दिया। इसको आप बोलते हो मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आई क्या बात समझ में? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम इसकी बुराइयां भी तो करेंगे ना यार, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में चाहे कितनी अच्छाइयां हो, बुराइयां भी तो होती है ना, तो बुराइयां भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें सिर्फ उनकी अच्छाइयां याद रहती हैं, बुराइयां याद नहीं रहती। लिमिटेशन सुनो एक बात, लिमिटेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सुनो भाई। रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही रहते हैं ना। मतलब के एक बेचारा अकेला नन्ही सी जान कितने रिसोर्सेज लेके आएगा? रिसोर्सेज मतलब के, जैसे अपने कपिल ने एक दुकान खोली, तो कपिल फॉर एग्जांपल कितना ही पैसे वाला हो, कपिल 10 लाख रुपए कपिल ने लगा लिए, ठीक है। कपिल जो है वो 20 लाख का लोन लेकर के आ गया, उसने 20 लाख रुपए जो है वो उधार ले लिए, फिर भी 50 लाख ही तो लगा पाया ना एक बार में। कपिल भी तो बोलेगा बस इससे ज्यादा क्या लगाऊं, मेरे भी तो क्या, मैं भी कोई अंबानी तो हूं नहीं कि करोड़ों लगा लूंगा। कितने लगा पाऊंगा? जैसे होता है ना कि यार मुझे कोई पैसों की जरूरत है, तो मेरे अकाउंट में मान लो 250 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने किसी दोस्त से ले लिया 10,000 रुपए उधार, कहीं से लोन ले लिया, सब कुछ करके मैक्सिमम 25-30 हजार ही तो जुगाड़ कर पाऊंगा ना, कोई ज्यादा थोड़ी जुगाड़ कर पाऊंगा। मतलब कि हमारे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब हम ज्यादा बड़ी छलांग नहीं लगा सकते। जैसे ऐसा थोड़ी है
क्या हमारे पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं कि मैंने अपने दम पे मॉल खड़ा कर दिया? नहीं भाई, छोटी ही दुकान खोलते हैं ना कोई भी। इसीलिए रिसोर्सेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड होते हैं। मतलब सोल प्रोप्राइटर ना ज्यादा हवा में नहीं उड़ सकता है। और वो कहाँ से लाएगा? जैसे ये 10 लाख रुपए कपिल की क्या थी? पर्सनल सेविंग थी। कपिल ने सोचा था, उससे वादा किया था कि मैं अपना पैसे जोड़ रहा हूं ताकि हम दोनों के लिए एक सुंदर सा घर खरीद सकूं। लेकिन कपिल को वो पर्सनल सेविंग जो है वो निकाल करके अब दुकान में लगानी पड़ी। तो कपिल ने दिल पे पत्थर रख के अपनी 10 लाख की एफडी तोड़ी। मतलब कपिल की वो क्या थी? पर्सनल सेविंग थी। सेविंग का मतलब के बचत। कपिल ने जो सेविंग कर रखी थी ना, वो अपने दिल पे पत्थर रख के एफडी को तोड़ा और फिर 10 लाख रुपए दुकान में लगाए। उसके बाद बोरोइंग। देखो बेटा, बोरोइंग जो होती है ना, बोरोइंग को बोलते हैं लोन। मतलब चाहे बोरोइंग ले लो चाहे लोन बोल दो, दोनों का मतलब सेम होता है, बोरोइंग या फिर लोन। बोरोइंग का मतलब होता है लोन लेना। तो ये 20 लाख का हमने क्या लिया था? बोरोइंग ही तो ली थी, जिसको आप क्या बोलते हो? लोन बोलते हो। इसके अलावा बोरोइंग फ्रॉम अदर, जैसे बैंक से या अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, भले या तो बैंक से ले लो या किसी और व्यक्ति से ले लो, या फिर ये फ्रेंड्स वगैरह से ले लेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए सोल प्रोप्राइटर को। क्यों भाई? देखो, एक छोटा सा छोटू है अपना। वो छोटू जो है वो हाफ पैंट पहन करके बैंक में लोन लेने चला गया। बोले कि मैं हूँ छोटू, मुझे चाय की दुकान खोलनी है। सर, मेरी चाय की दुकान जो है मुझे अब उसका कैफे खोलना है। तो बैंक वाले से बोला, बैंक वाले अंकल मेरे को लोन दे दो 10 लाख रुपए का। तो बैंक वाले ने भगा दिया उसको कि भाई कैसे लोन दूं? मतलब बैंक ऐसे ही किसी को उठा करके लोन थोड़ी दे देगा। भाई छोटू से पूछेगा, बेटा तेरे तेरे पास कोई जमीन है क्या? छोटू बोल रहा नहीं, कोई जमीन तो है ही नहीं। तेरे पास कोई हीरे जवाहरात कुछ ज्वेलरी वगैरह है क्या? छोटू बोल रहा है नहीं। तो छोटू ने मैंने बोला है क्या तेरे पास? बोले कुछ नहीं है मेरे पास, बस मोबाइल है मेरा और मेरी साइकिल है। तो फिर बैंक वाला क्या बोलेगा? भाई मैं तेरे को लोन नहीं दे सकता। क्योंकि अगर बैंक ऐसे ही हर किसी को लोन बांटने लग गया तो फिर बैंक तो बर्बाद हो जाएगा। मतलब कि बैंक जो है वो हेजिटेट करता है। हेजिटेट मतलब कि थोड़ा सा शर्माता है, झिझकता है हर किसी को लोन देने के लिए। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक बेचारा सोल प्रोप्राइटर है ना, उसको ज्यादा इधर उधर से ना पैसा नहीं मिल पाता है। जैसे वो अपने सेविंग ले लेगा, दोस्तों से ले लेगा, थोड़ा बहुत बैंक से थोड़ा बहुत लोन ले लेगा, लेकिन ज्यादा लोन थोड़ी बैंक दे पाएगा। मतलब कि बैंक हेजिटेट करेगा लोन को एक्सटेंड करने में, आगे बढ़ाने में, या ज्यादा 10-20 साल का लोन देने में। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज जो होता है, ये मेजर रीजन होता है कि हमारा जो बिजनेस का साइज है ना वो कम ही रह जाता है, ग्रो हो ही नहीं पाता। क्योंकि ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए ना। अब मैं पैसा ही नहीं ला पा रहा हूं तो मेरी छोटी सी दुकान छोटी सी ही रह जाएगी, छोटी दुकान बड़ी बन ही नहीं पाएगी। क्या पहला पॉइंट समझ में आया क्या? क्लास में क्या पहला पॉइंट समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? फिर से बता रहा हूँ, दो चार लोगों को नहीं आया। सुनो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देख बेटा, ये अपना एक छोटू है, छोटू है अपना, ठीक है। अभी जो छोटू है ना, इसकी एक चाय की दुकान है, टी स्टॉल है इसका। अब छोटू ने ये टी स्टॉल जो है वो कैसे भी करके 10,000 रुपए में शुरू कर लिया था। 10,000 रुपए में टी स्टॉल शुरू कर लिया था। छोटू अपनी दुकान चला रहा है। लेकिन छोटू को एक दिन छोटू की दुकान में एक छोटी चाय पीने आ गई। ये जो छोटी है ना, ये छोटू की दुकान में चाय पीने आ गई। और छोटू और छोटी जो है उनके बीच में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। अब छोटी ने छोटू को ये बोला कि देख बेटा छोटू, मेरे पिताजी जो हैं वो वो सिर्फ एक चाय वाले से शादी तो नहीं करवाएंगे, है ना? तो यार अगर तुझे मेरा हाथ थामना है और मेरी शादी में पनीर खाने नहीं आना है, तो फिर तुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी दुकान को कम से कम एक कैफे तो बना छोटू। ऑनलाइन वालों को छोटी नहीं दिख रही है, छोटी है देखो।
सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटू की दुकान पे छोटी चाय पीने आई, और छोटू की मस्त दोस्ती हो गई। छोटी ने छोटू से बोला, देख मेरे पिताजी जो हैं वो उस टाइप के नहीं है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। वो सिमरन को घर में बिठा देंगे। इसीलिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपना कैफे वैफे बनाना पड़ेगा ना, ताकि मैं बोल सकूं कि यार मेरा जो जिसका जो आपका होने वाला दामाद है वो एक अच्छा कैफे चलाता है। तो छोटू ने बोला बात तो सही है। फिर छोटू ने एकदम एकदम उसके अंदर मोटिवेशन आ गया कि मुझे छोटी सी शादी करनी ही है। और उसने सोचा कि मैं अपने इस छोटी सी चाय की टपरी को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, ग्रो करूंगा। तो छोटू ने सोचा कि यार देख मेरी सेविंग जो है ना, सेविंग मैंने जो इतना पैसा जोड़ रखा था ताकि छोटी छोटी के साथ मैं घर वगैरह बना सकूं, तो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे। वो 10 लाख रुपए और लगा लेता हूँ। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत लोन वगैरह ले लिया इधर उधर से, तो मेरे को मान लो 2 लाख रुपए का लोन भी मिल गया। लेकिन अभी भी 12 लाख रुपए हैं। अब छोटू फिर टेंशन में कि यार कैफे खोलने के लिए तो 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास तो 12 लाख ही है, बाकी का पैसा कहाँ से आएगा। तो छोटू जो है वो चला गया बैंक वाले के पास, ये बैंक है, बैंक वाले के पास चला गया। और बैंक वाले से बोला, बैंक वाले अंकल मुझे छोटी से शादी करनी है, मुझे लोन दे दो, मुझे है ना 30 लाख रुपए का लोन दे दो, मैं चुका दूंगा। तो बैंक वाला बोलता है, बता छोटू तेरे पास कुछ है क्या, तेरे पास कुछ जमीन वगैरह है क्या। छोटू बोलता है नहीं। उसने बोला क्या तेरे पास कुछ ज्वेलरी वगैरह है क्या, बैंक वो बोलता है नहीं। तो बैंक वाला बोलता है सॉरी छोटू, हम तेरे को ऐसे लोन नहीं दे सकते। बैंक वाले ने लोन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, सोल प्रोप्राइटर को जनरली बैंक वाले लोन देने से मना कर देते हैं। मतलब कि छोटू जो है वो ज्यादा पैसे नहीं जुगाड़ पा रहा है। तो छोटू जो है उसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब है बेचारे के पास इतने साधन ही नहीं है कि वो अपने कैफे को क्या कर सके, अपनी दुकान को आगे बढ़ा सके। यानी कि इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि छोटू की जो दुकान है ना वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। छोटू का छोटी से शादी करने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। बेचारा छोटू है वो सैड हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, आई बेटा पीछे वाले, लिमिटेड रिसोर्सेस, छोटू छोटी से आ गई बात समझ में। बहुत बढ़िया, लिमिटेड रिसोर्सेस हो गए, पक्का आया। उसके बाद सेकंड वाला, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं ना, वैसे ही जिंदगी भी क्या होती है, कम ही होती है। जिंदगी मतलब कि जिंदगी छोटी सी है, 4 दिन की। मतलब कि बिजनेस कंसर्न की ना एक लिमिटेड लाइफ होती है। पता है क्यों, क्योंकि बेचारा छोटू, जैसे ही छोटी के पिताजी ने छोटी की शादी किसी और से करवाई, छोटू बेचारा डिप्रेशन में रहने लग गया। छोटी जो है वो तो स्विट्जरलैंड घूम रही है। छोटी की तो शादी में भी छोटू गया था रसमलाई खाने के लिए, उसे किसी और के साथ देख करके छोटू चला गया डिप्रेशन में। अब छोटू जो है बेचारा क्या कर रहा है, वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया। एक बार है ना छोटू जो है वो मुंह लटका करके ऐसे रास्ते पे चल रहा था, इधर अंबिका जो है वो दिन में टिका करके गाड़ी चला रही थी। तो, तो वो ट्रक में, अरे एकदम से अंबिका जो है उसने देखा नहीं, इधर उधर देख रही, देखा अरे छोटू, ठुक गया छोटू। अब अब छोटू बेचारा छोटी की याद में चला गया। तो एक बात बताओ, छोटू का बेचारे का जो टी स्टॉल है वो भी बंद हो गया, क्योंकि छोटू अकेला मालिक था। तो क्या हो गया, अगर छोटू की डेथ हो जाती है, अब कल को बेचारे छोटू की डेथ तो हुई नहीं, अंबिका ने थोड़ा सा अपने ड्राइविंग स्किल्स को यूज किया, अरे छोटू थोड़ा सा ठुका, लेकिन वो थोड़े से ठुकने के चक्कर में बेचारा व्हील चेयर पे आ गया। लेकिन बेचारा व्हील चेयर पे आ गया, बेचारे के हाथ ही नहीं है तो चाय कैसे बनाएगा। तो ऐसे केस में बेचारा छोटू क्या हो गया, डिसेबल हो गया। या फिर अंबिका ने जैसे तैसे गाड़ी, जैसे जैसे ट्रक को मोड़ा, लेकिन छोटू के एकदम से सर पे लग गई। तो छोटू जो है वो पागल हो गया, इंसेन हो गया। अब वो मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे ही बोलता रहता है। मतलब छोटू क्या हो गया, पागल हो गया। मतलब कि किसी भी तरीके से अगर सोल प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस करने की हालत में ही नहीं बचेगा, तो क्या उसका बिजनेस बचेगा क्या, नहीं भाई, बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो हम ये वाली चीजें तो कितनी बार पढ़ चुके हैं, डेथ, इंसेनिटी मतलब पागल हो जाना अंबिका जैसा, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो जाना। अब इसने ट्रक ने ठोका ना, तो इसको जेल हो जाएगी। अगर मान लो छोटू ने कोई गलती करी होती,
और छोटू जेल में बंद हो जाता, तो क्या अब छोटू बिजनेस कर सकता है क्या? नहीं। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में चले जाना। फिजिकल एलिमेंट मतलब कि व्हील चेयर पे आ गया बेचारा छोटू, या फिर छोटू हो गया बैंकरप्ट, मतलब छोटी के जानने के बाद इतना कर्जा चढ़ गया उसके सर पे कि छोटू बेचारा दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया। तो इसीलिए क्या बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट समझ में आया क्या? आ रहा है? आ रहा है? उसके बाद होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब, एक सेकेंड, अभिषेक, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? हाँ, मतलब क्या समझ नहीं आया क्या? अच्छा बेटा, वंशिका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, कोई बताना मत। थोड़ा सा जोर से बोलना। बहुत बढ़िया, हाँ। अब मुझे फिनाइल पीने की जरूरत नहीं है। क्यों रे नालायक, तेरे को अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं आती है? तो तू घर में क्या कर रहा था इतने दिन से, ऑनलाइन अटेंड नहीं करता क्लास? दाढ़ी बना के आ गया है वहां। रिकॉर्डेड देखना सारे लेक्चर। दोस्तों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि, कि कल को अगर मेरा बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तो मेरे पर्सनल एसेट भी क्या आएंगे, दांव पे लग जाएंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बहुत टाइम दे करके समझाया था मैंने। समय की कद्र है ना बेटा। पुअर डिसीजन, अनफेवरेबल सरकमस्टांसेस की वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। पूरा अच्छे से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक मेजर डिसएडवांटेज पता क्या है? ओनर के पास ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मैं ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हूँ। बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि कल को अगर करोड़ों का नुकसान हो गया ना बिजनेस में, तो मुझे करोड़ों का नुकसान मुझे अकेले को ही भुगतना पड़ेगा। मतलब मेरे पर्सनल एसेट, मेरे पर्सनल जमीन जायदाद, सब कुछ दांव पे लग जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्यों मेरे को, मतलब नुकसान क्यों होगा, तो यहाँ पर आपको दो वर्ड लिख करके आने हैं कि मैं पुअर डिसीजन, मतलब मैंने अच्छे डिसीजन नहीं लिए, और कुछ ऐसे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हो गए, मतलब मेरी किस्मत खराब थी कि मेरे ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन आ गया। तो इसी वजह से क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, वो ज्यादा इनोवेशन और एक्सपेंशन नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये है, इसको भी एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं ये पॉइंट क्या बोल रहा है। देखो, होता क्या है ना, जैसे ये जो अपना कपिल है ना, कपिल, ये चाहता तो है कि मैं बहुत बड़ी तरक्की करूं, धीरू भाई मुकेश अंबानी से भी बड़ा बिजनेसमैन बनूं। लेकिन क्या होता है ना, कपिल जो है वो डरता भी है। डर तो रहेगा ना। कपिल बोलता है कि यार ठीक है, कल को अगर मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, तो भाई फाइनेंशियल बर्डन भी तो मुझ पे ही आएगा ना। इसीलिए बेचारा कपिल जो है ना, वो रिस्क लेने से घबरा रहा है। क्यों? कल को मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया तो कौन भुगतेगा? इसीलिए कपिल जो है ना, वो चुपचाप अपनी दुकान चला रहा है। वो ज्यादा इनोवेशन नहीं कर पा रहा है। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी में एंटर कर जा, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, एल, न्यू टेक्नोलॉजी में एंटर कर जाना, या फिर न्यू न्यू बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना। मतलब कि क्या है ना, कपिल जो है वो ज्यादा बड़ी सोच नहीं रख पा रहा है। क्योंकि कपिल जो है वो बड़े बड़े इनोवेटिव आइडिया सोचेगा। कपिल जो है वो नए नए बिजनेस आइडिया सोचेगा। कल को फेल हो गया तो बेचारा, वो जो शादी करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा ना, पूरा पैसा वहीं लग जाएगा। मतलब कि कपिल जो है वो डरता है। डरता क्यों है? रिस्क लेने से डरता है। तो जनरली सोल प्रोप्राइटर जो है ना, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से ना रिस्क लेने से डरते हैं। इसी वजह से अपन आगे पार्टनरशिप वगैरह पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में तो क्या होता है, चार पांच लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं ना, तो कल को मेरे ऊपर अकेले पे बर्डन थोड़ी आएगा। बिजनेस डूबेगा तो सबका डूबेगा। मतलब कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो इसीलिए ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता है।
ये थॉट समझ में आया क्या जो मैंने आपको बताया? ज्यादा रिस्क लूंगा और डूब गया तो पूरा बर्डन मेरे ऊपर ही आएगा ना। जैसे एक नाव है, नाव में अकेला बैठा हूं, मैं अकेला चप्पू चला रहा हूं, कल को अगर नाव डूब गई तो मैं कितना ही चप्पू चला पाऊंगा, डूब जाऊंगा। लेकिन अगर 4-5 लोग मिलकर के चप्पू चलाएंगे तो किनारे तक पहुंचा देंगे ना। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, चप्पू बेटा, चप्पू की चक्कू ही नहीं बोलते, उसको चप्पू ही बोलते हैं। चलो, इसके बाद, इसके बाद लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। यार बेचारे छोटू के पास इतनी कोई मैनेजेरियल एबिलिटी थोड़ी है यार। मतलब के छोटू एक आध चीज में अच्छा हो सकता है, लेकिन छोटू हर चीज में अच्छा थोड़ी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि छोटू को ना चीजें बेचने तो आती हो, लेकिन छोटू को ना टेक्नोलॉजी नहीं आती, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह करते नहीं आता है। या छोटू को ना पैसों का मैनेजमेंट इतने अच्छे से करते नहीं आता है। मतलब उसके पास ना एक व्यक्ति क्या क्या देखे, तो ये एक और लिमिटेशन हो गई। क्योंकि एक बंदा बहुत सारी चीजें देखेगा तो हर चीज अच्छी थोड़ी कर पाएगा। जैसे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे तो बेचारा वो एक टीचर अच्छे से कैसे पढ़ा पाएगा। इसीलिए हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाए तो ज्यादा सही है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ओनर को, देखो अज्यूम का मतलब पता क्या होता है, देखो हैज टू अज्यूम का मतलब होता है टू बी टेकन। रुक जा, इसको ऐसे लिख लो, अभी मत लिखना, टू बी टेकन लिखना है इसको। अज्यूम, अज्यूम का मतलब समझना नहीं होता बेटा। इंग्लिश में एक ही चीज के 10-10 मतलब निकलते हैं। यहाँ पर अज्यूम का मतलब पता क्या है, टू टेक दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लेना। बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं अपनी क्लास में। सुनो मेरी बात, किसी चीज को लेना अज्यूम करना होता है। मतलब कि अगर मैंने कोई जिम्मेदारी ली तो उस जिम्मेदारी को लेना क्या होता है, अज्यूम करना। एक अज्यूम क्या होता है, समझ लेना, मैंने तो अज्यूम कर लिया था कि तुम बिजी थे। अज्यूम मतलब समझ जाना, समझ लेना। तो भाई अज्यूम करना, वहां अज्यूम करना अलग होता है। यहाँ पर अज्यूम करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेना, अपने कंधों पर वो भार उठा लेना। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो अकेला ओनर होता है ना, वो ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है। जैसे कि बहुत सारी मैनेजेरियल टास्क उसको करने पड़ते हैं ना। जैसे फाइनेंस भी वही देखेगा, मार्केटिंग भी वही देखेगा, प्रोडक्शन भी वही देखेगा, परचेज भी वही देखेगा, सेल भी देखेगा, एडवर्टीजमेंट भी देखेगा। सब कुछ वही तो देख रहा है। जैसे ओहो, लिख भी दिया इन लोगों ने, परचेज चीजों को खरीद करके लाना, सेल बेचना, फाइनेंस पैसा लेकर के आना। तो भाई ये लाखों में एक व्यक्ति होगा ना, रेयर है कि भाई ऐसा इंडिविजुअल ढूंढ करके लाओ जो सारी ही चीजों में मास्टर हो। ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति कम ही मिलता है ना, कि जो हर चीज में मास्टर हो। तो इसीलिए सारे एरिया में मास्टर तो आप नहीं हो सकते दोस्त। जैसे एक बंदा जो है वो एक दो काम में ही अच्छा होगा ना, वो ऐसा थोड़ी हर चीज में बढ़िया हो। तो इसीलिए क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो है वो बैलेंस करनी पड़ती है, ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटर जो है ना, वो ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉयज को, एम्बिशियस एम्प्लॉयज को रिटेन भी नहीं कर पाता है। इसका एग्जांपल समझना, मैं समझाना के चाह रहा हूँ। देखो जैसे एक अकेला बंदा है, अकेला बंदा है और वो ये सुपरमार्केट चला रहा है, सुपरमार्केट चला रहा है ये। अब सुपरमार्केट चला तो रहा है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर उसको चीजें परचेस करके भी लानी पड़ेगी, सेल भी देखनी पड़ेगी, उसकी मार्केटिंग भी देखनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट वगैरह करेगा वो, पैसा भी लेकर के आएगा, फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, लोगों को भी संभालना पड़ेगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी मैनेज करना पड़ेगा। तो बेचारा इन सब में, क्या सब में एक्सपर्ट हो सकता है क्या वो? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पहली बात तो वो अकेला बंदा सब कुछ नहीं देख सकता। दूसरी बात है, पहला तो ये, और दूसरा उसके पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मतलब कि पैसा कम है। तो वो ज्यादा सैलरी भी नहीं बांट पाएगा, वो ज्यादा सैलरी भी नहीं बांट पाएगा। मतलब वो टैलेंटेड, टैलेंटेड एम्प्लॉय को अपने पास रिटेन करके भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको कोई बड़ी कंपनी उठा लेगी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या आप लोगों को? मतलब जो सारे जो टास्क हैं वो बेचारा खुद नहीं कर सकता, और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण अच्छे लोगों को रिटेन भी नहीं कर सकता। इस वजह से क्या है, ये एक और लिमिटेशन है। क्या आप लोगों को सोल प्रोप्राइटर समझ में आया क्या दोस्तों?
पक्का? सोल प्रोप्राइटर में अभी तक अपन ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? सबसे पहले बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और किसके लिए सुइटेबल है बेटा? व्हाइट वाले किसके लिए सुइटेबल है? स्मॉल बिजनेस के लिए सुइटेबल है। स्मॉल बिजनेस मतलब छोटे बिजनेस के लिए सुइटेबल होती है। इसको ओन मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? इंडिविजुअल करता है। ओन मैनेज और कंट्रोल सिंगल एक ही बंदा करता है। सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। यानी कि पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओन मैनेज एंड कंट्रोल एक ही बंदा करेगा। सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, मतलब अकेला मालिक होता है और पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे बिजनेस के लिए। पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट सुइटेबल है किसके लिए? स्मॉल बिजनेस के लिए। ओन मैनेज और कंट्रोल सिंगल बंदा करता है। सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, और सबके लिए क्या होता है? पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या है? जब चाहे जब आप ओपन कर लो, जब चाहे जब आप क्लोज कर लो। मतलब कि क्या कोई सेपरेट लॉ है क्या? नहीं भाई, नो सेपरेट लॉ। जब चाहे जब क्लोज, जब चाहे जब ओपन। और कैसी लाइबिलिटी होती है? लिमिटेड की अनलिमिटेड? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बोलो बेटा, सारे लोग बोलो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब एक बात बताओ, क्या पूरा का पूरा रिस्क उसी का है? कल को प्रॉफिट हुआ तो भी पूरा उसी का, लॉस हुआ तो भी पूरा उसी का, और डायरेक्ट रिवार्ड उसी को मिलेगा? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, कंट्रोल। तो हम क्या बोलेंगे? सारे के सारे ऑल डिसीजन कौन लेगा? वो बंदा ही लेगा। क्या कोई दखल अंदाजी कर सकता है क्या? नहीं भाई, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर हम बोलेंगे कि जैसे कि कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं ना, वैसे सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही माने जाएंगे। दो जिसमें एक जान है वो अलग नहीं हो सकते हैं। यानी कि दोनों एक ही है, मतलब कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, और वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे डिसीजन के लिए। और फिर हम बोल रहे हैं कि भाई अगर डेथ हो गई, इंसेनिटी मतलब वो पागल हो गया, फिजिकल एलिमेंट मतलब व्हील चेयर पे आ गया, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल पे बंद हो गया, और बेचारा जो है बैंकरप्ट हो गया मतलब दिवालिया हो गया, तो ऐसे केस में बिजनेस पूरी की पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। फिर हमने कुछ उसकी अच्छी अच्छी बातें करी कि भाई प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग हो जाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है, किसी से सलाह नहीं लेनी पड़ती है, और टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज। फिर हम बोलते हैं कि सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या बोलता है? वो सीक्रेट मेंटेन रखता है, वो बाउंड नहीं है कि अपने पर्टिकुलर अकाउंट्स को कहीं और वो क्या करे, सबमिट करें। फिर हम बोल रहे हैं कि भाई मैक्सिमम इंसेंटिव उसी को मिलेगा, मतलब जब दुख में, जब सुख में, दुख में कोई साथ नहीं था तो फिर दुख में भी मतलब सॉरी, का दुख में अगर कोई साथ नहीं था तो सुख में भी कोई साथ नहीं होगा। मतलब कि जैसे लॉस पूरी तरीके से वो उठाता है, प्रॉफिट के लिए भी पूरी तरीके से वो ही इंटाइटल्ड होगा। फिर हमने बोला कि जैसे ही हम कोई बिजनेस को ग्रो करते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? पर्सनल सेटिस्फेक्शन। फिर हम बोल रहे हैं इजी टू फॉर्म। इजी टू फॉर्म मतलब के लीस्ट रेगुलेटेड है। लीस्ट रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है? वंशिका, लीस्ट रेगुलेटेड, लीस्ट रेगुलेटेड। हिमानी, लीस्ट रेगुलेटेड क्या होता है? लीस्ट रेगुलेटेड क्या होता है वो पूछ रहा हूं मैं तो। पूरा अच्छे से बताना क्या होता है, क्या होता है लीस्ट रेगुलेटेड? मुझ में दिक्कत है कि तुम में दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब बता दे प्लीज, पढ़ ले यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज पढ़ ले बेटा। बीच वाले लीस्ट रेगुलेटेड। हाँ हाँ, पाप यूं क्या देख रहा है? लीस्ट रेगुलेटेड। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। लीस्ट रेगुलेटेड मतलब कि जिसके ऊपर कम रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर बेटा, फिर तेरा पता है क्या है, तेरा दिमाग कहीं और ही चलता है। यहाँ दिमाग लगाना बेटा, यहाँ ऐसे एफर्ट कर करके नाच नाच के पढ़ा रहा हूं मैं। पढ़ ले प्लीज, पढ़ ले। देख क्या बोला, लीस्ट रेगुलेटेड का मतलब जिसमें कम रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हो,
और फिर हम बोल रहे हैं कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं लगती, जब चाहे जब स्टार्ट करूं, जब चाहे जब बंद कर दूं। अब इसकी बुराइयों में सबसे पहली बुराई क्या थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों। मतलब कि मेरे पर्सनल सेविंग या फ्रेंड्स वगैरह से पैसा लेकर के आ जाऊं, या कहीं से बोरो लेकर करके आ जाऊं ना पैसा, जब भी क्या होगा, कम ही पैसा मेरे पास होगा। बैंक क्या होता है, हेजिटेट होता है। जैसे अपन किसी के यहाँ खाना खाने गए या नॉर्मल किसी यहाँ गए, तो वो समोसे परोसते हैं, अरे नहीं आंटी जी, अरे रहने दीजिए, अरे बस एक खा लिया ना, अब मन हमारा भी होता है, लेकिन हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं ना। सेम बैंक जो है, जैसे होता है ना, मामी चाची अपने घर पे आई हैं, वो पैसा दे रही है, हमें करनी है एक्टिंग, अरे नहीं 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 नहीं, अरे मत दो, वो जेब में डालने, अरे नहीं 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 रहने दीजिए, ऐसे करते हैं ना। फाइनली हमको लेना ही पड़ता है। तो कहते, और मन हमारा भी है कि भाई ले दे के खत्म करो ना यार, फिर भी ऐसे लेंगे थोड़ा बेशरम लगेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। हेजिटेट मतलब बैंक क्या कर रहा है, नहीं यार पैसा नहीं दूंगा, तू कहीं को लेके भाग गया तो बैंक हेजिटेट करेगा ज्यादा लोन देने के लिए। और यही मेजर रीजन है कि गरीब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि स्मॉल बिजनेस बेचारा स्मॉल ही रह जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला लिमिटेड लाइफ। हर चीज की ना लिमिटेड लाइफ होती, कब खत्म हो जाए पता नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी का फिजिकल एलिमेंट हो गया, कोई इंसेन हो गया, पागल हो गया, कोई बैंकरप्ट हो गया, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हमने क्या बताया था कि भैया कुछ अनफेवरेबल रीजन की वजह से, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर डिसीजन की वजह से फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। इसीलिए हम ज्यादा इनोवेशन करने से, कपिल जो है वो इनोवेशन और एक्सपांशन करने से घबरा रहा था। और लास्ट में हमने क्या बोला, लास्ट में हमने बोला मैनेजेरियल एबिलिटी की कमी होती है, मैं हर चीज में ऑलराउंडर नहीं हो सकता और ज्यादा सैलरी भी नहीं बांट सकता, इसीलिए सामने वाली कंपनी मेरे एम्प्लॉय को छीन करके लेके चली जाती है, यानी कि मैं एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहा हूं ड्यू टू लीस्ट मिनिमम रिसोर्सेस। आई क्या बात समझ में? ये जो लाल लाल में कीवर्ड हाईलाइट करे ना बेटा, ये इसको याद करने के लिए करे हुए हैं। ये जो छाटे हैं ना, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगे। ये वो कीवर्ड छाटे हुए हैं जिनको लिखोगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये लाल लाल में जो है ना, ये लाल लाल में, ये डेंजरस नहीं है, इनको याद करना है, ये काम आएगा। अब मेरी बात सुनो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अपन कल पढ़ेंगे। क्या? किधर लिखा है? अच्छा, एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा, लाइक, आगे बढ़ना चाहता है ना, एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। मैं बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं, देखो। जैसे ये जो अपना कपिल है, सुनना मेरी बात को, कपिल जो है, कपिल का जो बिजनेस है इसमें लिमिटेड रिसोर्सेस थे। तो अब इसके, इसकी दुकान में अपना ये जो अभिषेक है, अभिषेक आया और अभिषेक ने बोला, सर मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। एम्बिशियन, एम्बिशियन का मतलब होता है बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े मेरे ख्वाब हैं, अरमान हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो सर मुझे तो 2 साल के अंदर अंदर करोड़ों रुपए कमाने हैं, मतलब मेरा एम्बिशन इतना ज्यादा है। तो कपिल जो है वो इतने एम्बिशियस व्यक्ति को, ये आएगा और ये बोलेगा कि ठीक है अभिषेक, एक काम करो, तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? अभिषेक बोलता है कम से कम 5 लाख रुपए महीना लूंगा। और अभिषेक बोलता है मैं तो 50,000 ही दे पा सकता हूँ। अभिषेक क्या बोल रहा है, भाई 5 लाख छोड़ो, मैं तो आपको 50,000 ही दे सकता हूँ। तो क्या अभिषेक रुकेगा क्या? अभिषेक चलता बनेगा ना, क्यों? क्योंकि अभिषेक एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब क्या, आगे बढ़ने की चाह रखता है। तो अभिषेक ऐसी छोटी मोटी दुकान पे काम नहीं करेगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा जहां उसको 5 लाख रुपए महीना मिल सके। मतलब जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं ना, उनको रिटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। अब आई क्या समझ में? बहुत बढ़िया। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कल से पढ़ते हैं। कुछ भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। और मैं वापस आऊंगा, तो कोई दिक्कत है क्या? 5 से 6 फिर पढ़ाऊंगा मैं। हम्म। हाँ जी। एक मिनट, कौन सा वाला? मैं कंपनी खोल लेता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हाँ ये,
अच्छा ये वाले पॉइंट मैं अभी सुनो सुनो सारे लोग इधर देखो। देखो जो कंपनी होती है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें मैंने ये दो पॉइंट पढ़ाए थे, इसको मैं रीड करवा के समझा रहा हूँ, फिर से सुनो। यहाँ पर अपन ने क्या बोला, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है और वो बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए बनाई जाती है और उसका लीगल स्टेटस अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मेंबर जो होते हैं ना, मेंबर मेंबर जो होते हैं, मेंबर का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि कल को मैंने अगर रिलायंस कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर अगर खरीद लिए, तो मुझे क्या बोला जाएगा कि मैं उस पर्टिकुलर रिलायंस का मेंबर बन चुका हूं, शेयर होल्डर बन चुका हूं। तो जो रिलायंस है ना, रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड जो है ना, वो सेपरेट है मुझसे। ये मुझसे सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, मैं और मेरा बिजनेस एक ही है। जैसे मुझे मेरे बिजनेस के नाम से ही जाना जाता है और मेरे बिजनेस को मेरे नाम से ही जाना जाता है। जैसे कपिल की दुकान, तो भले वो कपिल मिठाई भंडार है, लेकिन हम क्या उसको बोलेंगे, कपिल की ही दुकान है, कपिल ही मालिक है। मतलब यहाँ पर कपिल और उसकी दुकान एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन रिलायंस जो है ना, रिलायंस अलग है। कल को अगर मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस छोड़ करके चले जाता है, ये मोटा भाई जो है ये रिलायंस छोड़ करके जुदा हो जाते हैं, तो भी रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, मैंने इसको बेच दिया, इसने उसको बेच दिया, उसने उसको बेच दिया, रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओनर भले ही चेंज होते जा रहे हैं, भले ही सारे के सारे ओनर चले जाएं, फिर भी रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रिलायंस मतलब कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर से क्या होती है, अलग होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन एक पर्सन की तरह काम करती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसीलिए वो ये बोला जा रहा है कि कंपनी एक बिजनेस करती है और वो अपने मेंबर से अलग है। मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी अपने नाम से जानी जाती है। पहली लाइन अब क्लियर हुई क्या, जिसको डाउट था बेटा? पहली लाइन। दूसरा दूसरा हमने ये बोला, एक मिनट, दूसरा हमने ये बोला, दूसरी लाइन में हम ये बोल रहे हैं कि कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मैंने ये बताया था, जैसे हम लोग जो है वो माँ के पेट से जन्म ले रहे हैं, हम नेचुरल पर्सन है, वैसे ही कंपनी लॉ के द्वारा जन्म लेती है। मतलब इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ से जन्म लेती है और लॉ से ही वो खत्म हो जाएगी, मतलब लॉ के द्वारा जन्म लेती है, इसीलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि वो मेंबर से अलग है, मेंबर से अलग है, वो अलग, उसका एक अस्तित्व है, उसके डायरेक्टर, उसके मेंबर सबसे अलग है, कंपनी अलग है। और उसका परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, चाहे सारे के सारे मेंबर ही क्यों ना चले जाएं, फिर भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि किसी भी मेंबर के आने या जाने से कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका एग्जिस्टेंस तो फिर भी चलता ही रहेगा, क्योंकि कंपनी अलग है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका अपना एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो खुद के नाम से जानी जाती है। अब आया समझ में? और कॉमन सील का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती, तो कंपनी की एक सील लगती है, और कल को कंपनी की सील ना हो तो डायरेक्टर और सीएस भी अगर साइन कर दे, जो मैं आगे बताऊंगा, तो वो भी वैलिड रहता है। अब आया? ठीक है, बाकी अपन शाम को पढ़ेंगे, एक बार और कर लेंगे। बाय बाय।